आइए अब आपको चीन की एक अलग तरह की साजिश से लाख टके की बात में रूबरू कराते हैं और ये साजिश है साइबर वॉरफेयर की। जी हाँ, चीन के कई ऐप्स पर भारत का डेटा, भारत की जासूसी करने के आरोप जो हैं वो वक्त वक्त पर लगते रहे हैं। इसको लेकर हमारे गृह मंत्रालय की ओर से भी लगातार एडवाइजरी जारी होती रही है। अब चीन पर एक और आरोप लग रहा है। उसके हैकर्स ने, जैसे ही भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनातनी बढ़ी, उसके हैकर्स ने भारतीय साइट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। एलएसी के बाद साइबर सुरक्षा में सेंध लगाने की चीन की साजिश। चीन के हैकर्स का साइबर हमला। एलएसी पर भारत की शक्ति से घबराया चीन अब चौतरफा साजिश रच रहा है। चीन के हैकरों ने भारत के खिलाफ साइबर हमले तेज कर दिए हैं। खुफिया एजेंसियों को शक है कि चीन की सरकार भारत की सूचनाओं से जुड़ी वेबसाइट पर हमले करवा रही है। इसके अलावा बैंकिंग सिस्टम और पेमेंट सर्विस को भी निशाना बनाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि चीन की तरफ से डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस यानी डीडीओएस के हमलों को बढ़ाया जा सकता है। डीडीओएस हमलों में अक्सर बड़े कंप्यूटरों को निशाना बनाया जाता है। खुफिया एजेंसियों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक चीन की सिचुआन प्रांत की राजधानी चेंगडू साइबर हमले का केंद्र है। चेंगडू में पीएलए की यूनिट 61398 का हेडक्वार्टर है। यह यूनिट साइबर वॉरफेयर को देखती है। बताया जा रहा है साइबर हमले की शुरुआत मंगलवार से हुई और बुधवार तक जारी रही। इन हमलों से चीन के हैकरों को कोई कामयाबी नहीं मिली। वैसे तो भारत के खिलाफ साइबर हमले आमतौर पर पाकिस्तान, मध्य यूरोप या अमेरिका से होते रहे हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों से चीन से सीधे आने वाले हमलों की बढ़ोतरी देखी गई है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं इमरान की कंगाल सरकार की और उसके खस्ता हाल मुल्क पाकिस्तान की। इमरान सरकार किस कदर बेशर्म हो गई है कि वो कटोरा ले लेकर पूरी दुनिया के सामने भीख मांग रहे हैं, कोरोना के लिए अतिरिक्त फंड की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच आपत्ति काल में भी इमरान अपने मंत्रियों की सैलरी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सोचिए कितने बेशर्म हो गए हैं इमरान। कंगाल पाकिस्तान में मंत्रियों की मौज। सरकारी खजाना खाली, लेकिन मंत्रियों की जेब कर। आवाम मारी मारी फिर रही है, लेकिन पाकिस्तान में इमरान के मंत्रियों की ऐश है। पाकिस्तान फटेहाल, इमरान के मंत्री मालामाल। कंगाल पाकिस्तान के रहनुमा अगर इमरान खान है तो फिर क्या कहने। अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा है, महंगाई आसमान पर है। कोरोना काल से पस्त पाकिस्तान में लोग दाने दाने को मोहताज हैं, लेकिन पाकिस्तान का राजा आवाम की बजाय अपने वजीरों पर मेहरबान है। और ये मेहरबानी इतनी है कि इन मंत्रियों के लिए पाकिस्तान के वजीर आजम ने अपना बचा कुचा खजाना भी खोल दिया है। इस बार बजट में इमरान खान ने पाकिस्तान के आवाम को झुंझुना थमाया। कंगाल अर्थव्यवस्था की दुहाई देकर खर्च में कटौती का दिखावा किया, लेकिन असली रेवड़ी बांट दी अपने मंत्रियों को। इमरान खान ने जो इस बार बजट पेश किया है उसमें उन्होंने अपने वफादारों का खूब ख्याल रखा है। पाकिस्तान के कैबिनेट के मंत्रियों की सैलरी और भत्ते बढ़ा दिए गए हैं। यानी ईमानदारी और सादगी का ढोंग करने वाले इमरान ने अपने मंत्रियों की सैलरी बढ़ाकर उन्हें मालामाल कर दिया है। इस बात के बजट में से कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, खजाना खाली रहे या जनता की जेब, उन्हें तो बस सैलरी हाइक चाहिए। तभी तो कोरोना के संकट में भी सेना मोटे इंक्रीमेंट पर नजर गड़ाए बैठी है। पिछले दिनों पाकिस्तान की मिलिट्री ने सैलरी में 20% इजाफे की मांग की। पाकिस्तान मिलिट्री ने सरकार से 60 अरब रुपए से भी ज्यादा मांगे हैं ताकि सेना, वायुसेना और नौसेना के सैनिकों की तनख्वाह बढ़ाई जा सके। मिलिट्री की तरफ से ये मांग ऐसे समय में रखी गई है जब पाकिस्तान इस वक्त गहरे आर्थिक संकट में है, लेकिन मामला मिलिट्री का है, इसलिए प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए सेना की मांग को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। और जब मंत्रियों और सलाहकारों को मालामाल कर दिया है तो फिर सेना को तो मुंह मांगा तोहफा जरूर मिलेगा, चाहे इसके लिए जनता का खून चूसना ही क्यों ना पड़े, चाहे भीख का कटोरा लेकर दुनिया के देशों के चौखट तक क्यों ना फिरना पड़े। यही तो है इमरान का नया पाकिस्तान। टीम न्यूज़ नेशन। किस तरह से इमरान जो हैं वो अपने मुल्क के लिए लगातार एक कंफ्यूज प्राइम मिनिस्टर साबित हो रहे हैं और कोरोना से इस लड़ाई में तमाम एजेंसी आगाह कर चुकी हैं कि आने वाले वक्त में 1 लाख से ज्यादा मौतें पाकिस्तान झेलेगा और 12 से 15 लाख कोरोना पॉजिटिव केसेस वहां आ सकते हैं। लेकिन इमरान को इसकी कोई परवाह नहीं, ना ही उनके मंत्रियों को है। उनके मंत्री तो उल्टा जनता को ही, पाकिस्तान के आवाम को ही जाहिल गंवार बता रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि शायद कमी कोई कौम इतनी जाहिल होगी जिस। वाह रे पाकिस्तान की जमहूरियत,
वाह रे जमहूरियत के नुमाइंदे, खुद फेल हैं लेकिन ठीकरा आवाम पर फोड़ा जा रहा है। जमहूरियत में सियासतदान इस तरह का बयान दे सकते हैं, ये पाकिस्तान में ही हो सकता है। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की स्वास्थ्य मंत्री हैं, नाम है यास्मीन राशिद। इमरान खान की पार्टी से ताल्लुक रखती हैं। इन पर सूबे के स्वास्थ्य की अहम जिम्मेदारी है। अपने काम में ये जीरो हैं, लेकिन पल्ला झाड़ने में नंबर 1। कोरोना के कहर से लाहौर शहर सहमा हुआ है और मंत्री साहिबा लाहौरियों की समझ पर सवाल उठा रही हैं। क्या कह रही हैं मंत्री साहिबा, अपने आवाम पर क्या इल्जाम लगा रही हैं, पूरी तफसील से सुनते हैं। मैं तो कहती हूँ कि शायद कम ही कोई कौम इतनी जाहिल होगी जिस तरह के हम लोग। पूरी कोशिश कर ली कि 1.25 महीने के अंदर शायद आवाम हमारी कोई बात सुन ले। अब हमने अपने ऊपर फिर दोबारा जिम्मेवारी ले ली है हमारे लिए पाकिस्तान वालों की, क्योंकि शायद हम इतने जाहिल हैं। अगर सच्ची बात करो तब नाराज, ना बात करो तब नाराज, किस तरफ जाए हमें समझ नहीं आती। वैसे इमरान के नौरत्नों में यास्मीन राशिद अकेले नहीं हैं। एक और नेता है, नाम है असद उमर। इमरान सरकार में ये योजना मंत्री हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ नेशनल रेस्पॉन्स टीम के हेड हैं। इनकी दिक्कत यह है कि इन्हें किसी डेटा पर भरोसा ही नहीं है। इनका बस एक ही मंत्र है, न खाता न बही, जो इमरान खान कहें वही सही। नहीं है। हमारे अपने पाकिस्तानी साइंटिस्ट, वर्ल्ड क्लास डेटा एनालिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट्स, एपिडेमियोलॉजिस्ट फोरकास्ट करते हैं। फोरकास्ट अभी तक बिल्कुल मौसर साबित हो रही है, कंजर्वेटिव रख के करते हैं। उस पाकिस्तान के अवाम क्या समझते हैं कि इमरान खान ने पिछले 3 महीने क्या किया है? 82% पाकिस्तान के अवाम ने कहा कि इमरान खान बिल्कुल ठीक कर रहा है जिस तरीके से कोरोना की जंग लड़ रहा है। जब ऐसे मंत्री रहेंगे और उसकी अगुवाई सिलेक्टेड पीएम करेंगे तो अंजाम क्या होगा, ये सबके सामने है। पाकिस्तान में कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। अपनी नाकामी जनता के मत्थे मढ़ने की कोशिश हो रही है। टीम न्यूज़ नेशन। कंगाली और कोरोना के बीच भी इमरान की नापाक हरकतें और इमरान की फौज की नापाक हरकतें जारी हैं। कश्मीर का राग अलापते हैं। कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेना का ऑल आउट ऑपरेशन आतंक का किस कदर खात्मा कर रहा है, ये लगातार हमें देखने को मिल रहा है। अब तक 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया गया है और बीती रात भी अवंतीपुरा में एक एनकाउंटर जो है वो शुरू हुआ है, अभी तक चल रहा है। एक आतंकी मारा गया है और कहा जा रहा है कि कुछ के छिपे होने की आशंका है। कश्मीर में जवानों ने तय कर लिया है कि जब तक एक दहशतगर्द का खात्मा नहीं होता तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इसी डर से आतंकी या तो बिल में दुबक गए हैं या मारे मारे फिर रहे हैं। कश्मीर के पंपोर से लेकर सोपोर और शोपियां में लगातार आतंकियों का काम तमाम किया जा रहा है। पहला एनकाउंटर पंपोर के मीज इलाके में तड़के शुरू हुआ। जानकारी मिली थी कि यहां मीज के एक मस्जिद में आतंकी छिपे हुए हैं। पुलिस, सीआरपीएफ और सेना ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। रात में ही सुरक्षा बल के जवानों ने मोर्चा संभालते हुए आतंकियों की घेराबंदी की। रात से जारी एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया है। कश्मीर के डीजीपी के मुताबिक आतंकी एक मस्जिद में छिपे थे, जहां से वो गोलीबारी के अलावा ग्रेनेड से भी हमला कर रहे थे। वहीं सोपोर में भी आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ थम गई है। हालांकि सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। सुरक्षा कारणों की वजह से अवंतीपोरा और सोपोर में इंटरनेट सेवा बंद रखी गई है। इस महीने के दौरान सोपोर में ये 5वीं मुठभेड़ है, जहां आतंकवादियों का सफाया किया जा रहा है। उधर दक्षिण कश्मीर के शोपिया के इमाम साहिब के बंद पावा गांव में कुछ लोगों द्वारा आतंकवादी देखे जाने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी करते हुए आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी। जैसे ही सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम संदिग्ध स्थान की ओर बढ़ी, छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। ये आतंकवादी बाग में छिपे हुए थे। करीब 1 घंटे तक दोनों ओर से गोलियां चली। सुरक्षा बलों को अपने पर हावी होता देख आतंकी मौका पाकर वहां से फरार हो गए। हालांकि उनकी तलाश के लिए सुरक्षा बलों ने अभियान चलाया हुआ है, लेकिन अभी तक दोबारा किसी मुठभेड़ की सूचना नहीं है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है ताकि आतंकी गांव से बाहर ना जा सके। आशंका है कि आतंकी गांव में ही छिपे हुए हैं, जिन्हें ढूंढकर ठिकाने लगा दिया जाएगा। आपको बता दें कि अकेले शोपिया में ही इस महीने आतंकवादी संगठनों के कई शीर्ष कमांडर सहित 17 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, जबकि 17 दिनों में 27 आतंकी ढेर किए गए हैं। मारे गए आतंकी लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन से संबंधित थे। सेना के ऑपरेशन के आतंक के कुनबे में हताशा है, इसलिए वो निर्दोष लोगों को निशाना बना रहे हैं। इस साल 2020 में अब तक सुरक्षा बलों ने 36 ऑपरेशंस में 92 आतंकी मार गिराए हैं, जबकि इनके 126 से ज्यादा मददगार गिरफ्तार हो चुके हैं। 2019 में 150 से अधिक और 2018 में 250 से ज्यादा आतंकियों को मारा गया था।
मारे गए 92 आतंकियों में केवल 35 हिजबुल के ही हैं। संगठन के ऑपरेशनल प्रमुख कमांडर रियाज नाइकू समेत कई कमांडर्स को भी मारा जा चुका है। जाहिर है ताबड़तोड़ एनकाउंटर की एक बड़ी वजह यह है कि आतंक से आजिज आ चुका आम कश्मीरी ही इन आतंकियों की खबर सुरक्षा बलों को दे रहा है, जिससे इन आतंकियों का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। टीम न्यूज़ नेशन। चीन के दबाव में आकर किस तरह से नेपाल जो है भारत से दुश्मनी मोल लेता जा रहा है। नेपाल भूल गया है कि हम बार बार कह रहे हैं कि हमारा तो रोटी और बेटी का रिश्ता है। नेपाल की उच्च संसद में आज वो संशोधित नक्शा पास हो गया जिसमें नेपाल ने भारत के हिस्सों को अपना दिखाया था। भारत नेपाल सीमा विवाद को समझने के लिए न्यूज़ नेशन की टीम में पिथौरागढ़ के धारचूला पहुंची थी, जहां भारत और नेपाल की सीमा महाकाली नदी से तय होती है। तहसील के रेवेन्यू रिकॉर्ड को खंगालने पर न्यूज़ नेशन को 1964 का कालापानी क्षेत्र का रेवेन्यू मैप मिला। इस मैप से साफ होता है कि जिन क्षेत्र पर नेपाल अपना दावा कर रहा है उस पर 1964 में ही भारत का ही कब्जा था। नेपाल बार बार ये कह रहा है कि लिम्पियाधुरा उसका उद्गम स्थल है और इस हिसाब से कालापानी और 350 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र उसका है, लेकिन ये गलत है। जो पूरा नक्शा बयां करता है कि स्थिति क्या है, इस नक्शे को आप देखिए, ये गर्भयान क्षेत्र के लोगों की जमीनें हैं। 1964 में ये जमीनें खाता खतौनी में रही हैं, तो आप समझिए कि ये भारत का हिस्सा शुरुआत से ही रहा है। इधर भी अगर आप देखेंगे तो ये लोगों की जमीनें हैं। ये जो रास्ता है ये पैदल रास्ता था जिस पर आप सड़क का निर्माण हुआ जो लीपू लेक तक जाती है, और यही सड़क लीपू लेक तक आपको पहुंचाती है। आपको बता दें कि नेपाल सरकार की तरफ से लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपू लेक को अपने नए राजनयिक नक्शे में दिखाने पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। एक बार तो नेपाल ने विवादित नक्शे को वापस भी ले लिया था, लेकिन चीन के लगातार उकसावे पर नेपाल भारत के साथ बेवजह की दुश्मनी मोल ले रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं चीन से आई एक हैरान कर देने वाली तस्वीर, जहां पर प्रचंड पानी के वेग ने 400 साल पुराने एक पुल को धराशायी कर दिया। जिसने भी इन तस्वीरों को देखा और पानी के वेग को समझा वो हैरान रह गया। आपको दिखाते हैं कोरोना से निपटने के लिए रोज नई चीजें इजाद हो रही हैं। अब बाजार में ऐसे कपड़े आने वाले हैं जो अपनी सतह पर कोरोना को टिकने ही नहीं देंगे। मशीनों से निकलता ये थान कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए कवच का काम करेगा। सफेद कपड़ों में वो ताकत है जो न सिर्फ कोरोना को फैलने नहीं देगा बल्कि कोरोना का समूल नाश भी कर देगा। फ्रांस की टेक्सटाइल कंपनी ने स्पेशल कोरोना किलिंग क्लॉथ का इजाद किया है। जानकारी के मुताबिक चांदी के इस्तेमाल से बना ये खास कपड़ा 99.5% तक वायरस का खात्मा कर सकता है और कोरोना वायरस को फैलने से 99.5% तक रोका जा सकता है। कपड़ा बनाने वाली कंपनी के मुताबिक सिल्वर लेस इस कपड़े का इस्तेमाल अस्पतालों और कोरोना केयर सेंटर्स में ज्यादा से ज्यादा तादाद में किया जा सकता है, जिससे इन जगहों पर महामारी के फैलने का खतरा लगभग कम हो जाएगा। इसके अलावा कपड़े का इस्तेमाल उन जगहों पर हो सकता है जहां ज्यादा हाथों का इस्तेमाल होता है, जैसे सीढ़ियों के किनारे लगे हैंडल, जहां अलग अलग लोगों के हाथ पड़ते हैं और वायरस के फैलने का खतरा भी सबसे ज्यादा है। इन जगहों को इस विशेष कपड़े से ढका जा सकता है। कंपनी का मानना है कि कोरोना से बचने के लिए बेशक ये कपड़ा कारगर है, लेकिन जब तक वैक्सीन या मुकम्मल दवा सामने नहीं आती तब तक लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का भी पूरी तरह पालन करना चाहिए। खबरों के मुताबिक फ्रांस की कपड़ा बनाने वाली कंपनी ने 20,000 मीटर कपड़े का निर्माण कर लिया है और उसका लक्ष्य हर महीने 1 लाख मीटर कपड़ा बनाने का है, जिससे फ्रांस के अलावा कंपनी दुनिया के तमाम देशों को ये खास कवच मुहैया करवा सके। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं काशी में सबसे प्राचीन शिव मंदिर मिलने का दावा किया जा रहा है। वाराणसी में मिला सबसे पुराना मंदिर। काशी में 1800 साल पुराना शिव मंदिर। वाराणसी के भमनियाम गांव में उत्खनन के दौरान करीब 1800 साल पुराना शिव मंदिर मिला। ऐतिहासिक कालखंड की खोज कर रही टीम को एक मुखी शिवलिंग मिला, साथ ही गर्भगृह, प्रदक्षिण पथ, पत्थर का बना अर्घा और पानी निकलने की जगह मिलने से गुप्त काल दौर के पुरावशेषों में ये मंदिर भी शामिल हो गया है। बीएचयू के पुरातत्व विभाग की माने तो ये काशी का सबसे पुराना मंदिर है। अब जब इसके हम नीचे की तरफ जाएंगे और नीचे को देखेंगे
तब हम इसके जो नींव है उससे पता लगाएंगे कि इसकी जो प्रारंभिक नींव है क्या वो गुप्त काल में ही पड़ी, या हो सकता है कि प्रारंभिक नींव कहीं ऐसा तो नहीं कि कुषाण काल में पड़ी हो, बाद में उस पर गुप्त काल में मंदिर का निर्माण हुआ हो। तो इसके मंदिर के पूरे स्वरूप को देखने का प्रयास करेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या यहाँ कोई मंदिरों की श्रृंखला तो नहीं है, इसका पता लगाया जाए। बवनियाओं में उत्खनन के शुरुआती दौर में एक मुखी शिवलिंग दिखने लगा था, लेकिन अब गर्भगृह के साथ अर्घा भी मिलने से पुरातत्वविद खासा उत्साहित है। उत्खनन दल के मुताबिक शिवलिंग अर्घ्य में बाकायदा स्थापित है और उस पर चढ़ाए जाने वाले जल की निकासी का रास्ता भी बना हुआ है। उत्खनन में करीब 1 फीट लंबा भाले का टुकड़ा, मिट्टी पाथने वाली थापी और पूजा में इस्तेमाल होने वाले पूर्ण कलश मिले, जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही है कि उस कालखंड में सुरक्षा प्रहरी भाले का इस्तेमाल करते थे। थापी पर बने डिजाइन का पुरातत्व टीम ने पिछले दिनों मिले मिट्टी के बर्तनों से मिलान किया, जिससे साफ हो गया है कि इस तरह की थापी से कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इतना ही नहीं, प्रवेश द्वार पर लगे ईंट और पत्थर भी गुप्त काल के पाए गए हैं। वहीं सबसे पुराना मंदिर मिलने से बवनियाओं गांव जल्द पर्यटक स्थल में तब्दील हो सकता है, जिससे गांव के लोग काफी उत्साहित हैं। लोग तो सुबह ही उठकर इस मंदिर के पास आ जाते हैं, फिर बराबर खुदाई लगी है और हम लोग बराबर शाम तक इसको देखते रहते हैं। यही उत्साह तो बहुत है, दूर दूर से आदमी आते हैं और देखने के लिए, गांव घर बराबर औरतें आती हैं, सभी लोग आते हैं इसको देखने के लिए। फिलहाल आगे की खुदाई में पता चलेगा कि आखिर गर्भगृह के नीचे और क्या क्या है। सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन।